हेलो फ्रेंड, नमस्कार मित्रों। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो आज एक टॉपिक लाकर आपके बीच में आया हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि खतौनी किसे कहते हैं और खतौनी के जो अधिकार अभिलेख के बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद में अगर खतौनी में कुछ किसी तरीके से गड़बड़ हो चुका है या ठीक नहीं है, तो खतौनी को कैसे ठीक किया जाएगा, इससे संबंधित हम जानेंगे। और उसके कहाँ कहाँ आवेदन किए जाएंगे और खतौनी किसे कहा जाता है और खतौनी के कितने जो है कॉलम्स होते हैं, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जो स्क्रीन पे केवल नियम जो है आपके सामने दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपके सामने केवल नियम दिखाई देगा और आप शांतिपूर्वक से, ध्यानपूर्वक से सुने। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का जो एक टॉपिक हम जो उठाया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति अपने खतौनी के बारे में जानना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो एडवोकेट हैं या जो रेवेन्यू के मामले में जानना चाहते हैं, या वो व्यक्ति जो भी कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। एवरीवन दोस्तों, मैं चलता हूँ टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। टॉपिक ये है कि अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं, यानी खतौनी किसे कहते हैं। तो आपने सिंपल सा देखा होगा कि आजकल पूरा जो है डिजिटल हो चुका है। पूरी चीज़ें जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है पूरी कंप्यूटराइज पे हो चुका है। तो आप जो सिंपल सी बात ये जानना चाहते हैं कि खतौनी कहाँ से निकलेगा, तो आप वेबसाइट पे जाते हैं, भूलेख पे जाते हैं और भूलेख पे जो है देखते हैं, तो उसमें जो है अपना गांव का नाम होता है, तहसील का नाम होता है। तो मैं पहले उस वेबसाइट पर आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद में मैं पूरा चर्चा करूँगा। अब वेबसाइट पे क्या है देखते हैं कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा भूलेख के बारे में। अभी आ गया कि भूलेख के बारे में। अब भूलेख आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है आप यहाँ भूलेख खोलेंगे, तो यहाँ जो भूलेख खेलेंगे तो आप इसके बारे में पूरा ज़िला के बारे में आपको पूरी निकल के सामने आ जाएगी। क्या पूरा ज़िले के बारे में आ जाएगा। उसके बाद में तहसील है, ग्राम चुने, ग्राम का पहला अगर डालेंगे, मान लो आ से डालेंगे, आ को तो आ के नाम पे जो है पूरे जो ग्राम सभा है वो आ जाएंगे। तो इससे संबंधित जो है खतौनी से संबंधित सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो मैं आज इस पर चर्चा करूँगा कि मान लो कि मैं खतौनी देखना चाहता हूँ, खतौनी किस ज़िले का है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लखनऊ का देखना चाहता हूँ, तो लखनऊ के लिए जो है मैंने जो है लखनऊ ज़िला को चूज किया। कौन सा ज़िला है? लखनऊ को हमने चूज किया। अब मान लो कि जो है लखनऊ के लिए क्या करना है, यहाँ ला लिखा हुआ है, तो ला हमने ला जो है हमने दे दिया। उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है आपके सामने ऐसे बनकर आजमगढ़ है, कानपुर है, कुशीनगर है। तो आपने देखा होगा, कोई बड़ी जो है इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके सामने ज़िले आ जाता है और ज़िले के साथ साथ पूरी चीज़ हमने लखनऊ खोल दिया। अब लखनऊ में हमने जो है मोहनलालगंज तहसील में चले गए। अब मोहनलालगंज तहसील में जो है हमने जो है ये क्या नाम है, एक ग्राम सभा चुन लेते हैं अब्बास नगर की गाटा संख्या कोई भी हो, अगर जो है इसके सामने इस तरीके से आपके विकल्प आ जाते हैं। अब्बास नगर के सामने जो है इस तरीके से आप विकल्प आ पाते हैं। तो यहाँ आप देखते होंगे तो आपको सामने जो है देखने का मजा ये निकलता है। तो ये जो है खसरा व गाटा संख्या खोजे, खसरा और गाटा संख्या खोजे और खातों संख्या द्वारा खोजे। जो खाता का जो आपके खाता जो क्या है, खाता की संख्या क्या है वो खोजे और खातेदारों के नाम से खोजे, जो उसका नाम है, नामांतरण के दिनांक से खोजे। ये चीज़ें बताती हैं। अब यहाँ अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम गाटा संख्या जो है, यहाँ गाटा संख्या डाल देते हैं, जो गाटा संख्या मान लो 12 डाल देते हैं। अब 12 डालते हैं तो उसके बाद में क्या आता है कि यहाँ देखते हैं 12 के बाद में क्या आता है, तो हम खोजते हैं। तो 12 के बाद में इस तरीके से 12 गाटा संख्या आ जाएगा। अब इसे उद्धरण देखेंगे तो इस उद्धरण में क्या आ जाएगा, ये हमको कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के लिए हमको क्या करना होगा कि आपके सामने जो कैप्चा है 3 है, फिर उसके बाद में जो है इसके इनवैलिड कैप्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पीछे जाएंगे, फिर इसके बाद में हम गाटा संख्या देखेंगे। गाटा संख्या क्या डालना है हमको, गाटा संख्या हमको 12 डालना है। ठीक, इस तरीके से आपको तो पूरा कैप्चा भरना। हमारा कहने का मतलब है कि कैप्चा करने के लिए आपको क्या करना है, कैप्चा है CRTM। तो क्या जी है पूरा कैपिटल लेटर में, तो जी आपको भरना है। तो जी
आपको उसके साथ क्या बनना है। और उसके बाद में जो है आपको जो है पूरे तरीके से ये जी है, उसके बाद में आपको आर है, उसके बाद में आपको टी है, उसके बाद में जो है एम है, एम जो है बड़े लेटर में है, एम है, और उसके बाद में 2E है। क्या है यहाँ पर 2 और यहाँ पर जाएंगे ई भरेंगे। फिर उसके बाद में आप जो है अब उसके बाद में आगे चले जाइएगा तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे कि स्टार्ट कर देंगे जी। यहाँ पर आगे जाकर आप जो है क्या करेंगे, आप यहाँ आकर जो है कंटिन्यू कर देंगे। आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए पूरे जो है जितने भी खतौनी है, तो इसमें हमको देखना क्या है, इसके जो हमें खोलने का पर्पज़ ये है कि हम अभी आपको पढ़ाएंगे पूरे एक्ट के बारे में, धारा 31, 32, 33। तो इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए कि आपके सामने क्या है कि यहाँ बहुत बारीकी से कि ग्राम का नाम है अब्बास नगर है, परगना मोहन लालगंज है, तहसील मोहन लालगंज है, जनपद लखनऊ है, और यहाँ फसली वर्ष है 1427, 1432 है 2019 से 30 जून 2025 तक। और यहाँ देखिए भाग संख्या क्या है, 1 है। खाता संख्या यहाँ देखिए, खाता संख्या जो 0087 है। अब मामला ये आया कि कोई जो है यहाँ जो है कई जो है इस गाटा संख्या 12 गाटा संख्या में कई भी इसमें कई लोगों का शेर है, इसमें नाम है। एक 12 गाटा संख्या में कई लोगों का शेर है, इसमें देवी दीन है, खुशी राम है, तो इसमें कई लोगों का नाम है। आप देखते हैं कि एक ही गाटा संख्या में कई लोगों का नाम, तो उनका क्या है, कई लोगों का शेर है। एक ही गाटा संख्या में कई लोगों का शेर है। अगर कोई विवाद होता है खतौनी में, तो खतौनी में अगर कोई विवाद होगा तो जितना क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल एरिया है कि आपका कितना है, उस गाटा संख्या में कितना क्षेत्रफल है, आप बेचते हैं या कुछ करते हैं, तो सागर जितने भी आपके यहाँ रिकॉर्ड में आपके आदेश जो है कि यहाँ मुकदमा ये चल रहा है, ये आप लोगों के बीच में चला, जो भी आदेश है वो आदेश से आप लिखित किया जाए। जो भी खतौनी में आपके सामने आएगा वो आदेश को अब लिखित किया जाएगा। अब जो भी टिप्पणी, अगर यहाँ कोई अगर टिप्पणी हो तो यहाँ टिप्पणी भी दर्ज की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अब मेन एक्ट पे आते हैं। अब मेन एक्ट पे हम देखते हैं कि मेन एक्ट क्या कहता है। ओके, मेन एक्ट पे आते हैं हम। मेन एक्ट पे हम देखते हैं 27 को, जो है ये 27 नियम है, और हम सेक्शन क्या पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे 31 देखेंगे। लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी आपको जो है हमने जो है खतौनी के बारे में बता ही दिया गया है। तो द कलेक्टर शेल मेंटेन, क्या कौन करेगा इसको मेंटेन, कलेक्टर करेगा, इन द फॉर्म एंड द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट खतौनी फॉर ईच विलेज विच शेल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली। फर्स्ट है ए है द नेम्स ऑफ ऑल टेनर्स होल्डर टुगेदर विद सर्वे मेंबर ऑफ प्लाट मेंबर्स हेल्ड बाय देम एंड देयर जो एरिया। बी द नेचर और स्टैंड ऑफ द रिस्पेक्टेड इंटरेस्टेड इंक्लूड शेयर, जो भी शेयर हमने आपको बताए हैं, सच पर्सन एंड द कंडीशन लाइबिलिटी ऑफ एनी अटैचिंग देयर। फिर उसके बाद में सी कहता है द रेंट रेवेन्यू इफ़ एनी पेबल और टू एनी सच पर्सन। डी है पर्टिकुलर ऑफ ऑल लैंड अदर देन होल्डिंग बिलोंगिंग टू वेस्टेड इन दी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी। ये है सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। टू कहता है कि शेयर्स आर को हैंडल होल्डर्स सेल बी डिटरमाइन इन द मैनर प्रिस्क्राइब। यानी इसका कहने मतलब क्या है कि खतौनी का जो अधिकार है, वो खतौनी का अधिकार जो है कलेक्ट्रेट में निहित होगा। कलेक्ट्रेट क्या करेगा, उसको मेंटेन बनाएगा, और उसको मेंटेन कैसे बनाएगा, एक प्रक्रिया के तहत जो है, जो दी गई प्रक्रिया है, यानी विहित प्रक्रिया में प्रत्येक ग्राम में एक अबले खतौनी रखेगा। जो खतौनी है आपने आपको दिखाया है, जो आजकल डिजिटल हो चुका है, जिसमें निम्नलिखित विवरण भी दिए गए हैं। अब इसमें हमने देखा आपको कि जो है ये कहता है कि समस्त खातेदारों का नाम, जो भी कोई खातेदार हैं गाटा संख्या में, जो भी खातेदार हो उनके नाम उसमें क्या है शामिल होंगे, और उसकी क्या क्षेत्रफल है, उसमें क्या क्या लोगों का क्या क्या हिस्सा है, वो सारी चीज़ को दर्ज होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो उनका सही हित या प्रकार है, किस प्रकार उससे संबंध है, उसके साथ दायित्व क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति के जो दे राजस्व क्या लगान है यदि कोई है, और राजस्व या केंद्र जो सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकार संबंधित है या नहीं है, क्या ज़मीन जो है किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें जो है दर्ज किए जाते हैं। भूमि का विवरण होगा, और ऐसे विवरण जो प्रिस्क्राइब किएंगे वो भी होंगे।
साख खातेदारों का अंश जो है पूरे तरीके से निर्धारित किए जाएंगे। हमने आपको बताया है जितने भी साख खातेदार होंगे, तो एक खतौनी में कई लोगों का नाम एक टाइम हो सकता है, तो उसमें जितने भी अंश आएंगे उसका जो है निर्धारित होगा। और नियम हम 27 का अब देख लेते हैं। नियम 27 में ये कहता क्या है कि अब हम आकर डिस्प्ले पे देखते हैं नियम 27 कहता क्या है। यानी कलेक्ट्रेट जो है ग्राम के प्रत्येक ग्राम के लिए एक जो है अधिकार अभिलेख खतौनी आरसी पत्र साथ में तैयार किया जाए। यही नियम है कि कहाँ तैयार करेगा, आरसी पत्र जो है साथ में तैयार करेगा और वो अनुरक्षित कराएगा, अनुरक्षित मेंटेन कराएगा। जिसमें ये क्या होगा, पहला क्या, उक्त धारा के ओपन ए से लेकर डी तक, जो मैंने आपको बताया है कि ए से लेकर जो डी तक जो है विहित जो विवरण दिए गए हैं। उसके बाद में बी कहता है धारा 83 में जो है संदर्भित घोषणा जो है रिपील का विवरण होगा। सी कहता है कि ऐसे अन्य विवरण जैसे परिषद द्वारा समय समय पर क्या है कोई निर्देश दिया गया हो। और उसके बाद में दूसरा कहता है कि इस संहिता के जो है इसमें क्या कह रहा है, इस संहिता और तदंतर्गत बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन उत्तर प्रदेश अभिलेख को जो है कंप्यूटरीकरण नियमावली 2005 के समय समय पर क्या था संशोधित किए जाएंगे और संहिता के तदनुसार बनी नियमावली के अंतर्गत अनुरक्षित किए जाने का अधिकार अभिलेख पर लागू होगा। ये बातें आ गई। अब हम देखते हैं कि नियम जो है इसमें क्या कहता है, अंश का कैसे हम निर्धारण करेंगे। तो ये बातें जो है कहाँ बताती है कि अंश को कैसे निर्धारण करेंगे। ये बातें जो है आपके सामने जो है 31(2) में आती है। नियम बताती है कि 31(2) के कैसे कैसे निर्धारण होगा। तो हम इस पर देखते हैं कि इसमें कहता क्या है कि परिषद समान अथवा विशेष आदेश द्वारा क्या है, परिषद के समान अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को ये निर्देश देगा कि खतौनी के खाते को प्रत्येक साख खातेदार का अंश निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किया जाएगा। जो राजस्व अभिलेख है जो है उसे क्या किया जाएगा, उसे अमेंड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं इस नियम के उपनियम 1 के अंतर्गत क्या है, इस नियम के उपनियम 1 के अंतर्गत आदेश होने पर कलेक्ट्रेट इस नियम के बाद दी गई रीत साख खातेदार के हिस्से का निर्धारण करवाएगा। जो भी साख खातेदार है उसके हिस्सों के क्या कराएगा, कलेक्ट्रेट क्या कराएगा, उसका निर्धारण कराया जाएगा। जो भी खातेदार है उसमें उसे बंटवारा करवाया जाएगा इस नियम के तहत। अब इस नियम की एक एप्लीकेशन भी जाएगी जो है नियम के अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया जाता है और एप्लीकेशन के तहत भी बंटवारा होता है। लेखपाल संबंधित साख खातेदार और ग्राम राजस्व समिति परामर्श में प्रत्येक साख खातेदार के साथ प्रारंभिक रूप से निर्धारित करेगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि 4 कह रहा है हिस्से के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत को अपनाया जाएगा। क्या सिद्धांत को अपनाया जाएगा हिस्से के निर्धारण के लिए, जो इसके सिद्धांत हैं वो भी अपनाए जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि यदि जोत पैतृक है, क्या है जो जोत का है वो पिता से चला आ रहा है, पिता के पिता चला रहा है, तो प्रत्येक खातेदार साख खातेदार का हिस्सा इस संहिता में विहित उत्तराधिकार की विधि के अनुसार ही मनसा वृक्ष के अनुरूप ही परिवारिक बंदोबस्त जो होगा, क्या होगा, जो भी उत्तराधिकार का जो नियम है उस नियम में हम बताएंगे कि उत्तराधिकार कैसे कैसे में जो है कि दादा नहीं रहेंगे या पिताजी नहीं रहेंगे या माताजी नहीं रहेंगे, तो उसमें भी जो है पत्नी का क्या अधिकार होंगे, बच्चे के क्या अधिकार होंगे, नाती पोता का क्या अधिकार होंगे, वो सारे एक चार्ट के माध्यम से हम आपको उत्तराधिकार के बारे में समझाएंगे। तो वो उत्तराधिकार के तहत जो है कलेक्ट्रेट के क्या करेगा, उसी के तहत बंटवारा कर जो पैतृक संपत्ति है और यदि कोई है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब भी कहता है यदि साख खातेदार का नाम अर्जन अथवा वसीयत के आधार पे हो, अगर भी भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन काल में कोई जो है अपनी प्रॉपर्टी को किसी को वसीयत कर देते हैं, तो वसीयत के आधार पे क्या है उसे बंटवारा होगा, ये बताया गया है। अब उसके बाद में जो है क्या करेगा कि अभिलेख का हिस्सा जो है कोई भी अभिलेख होगा उसके हिस्से का क्या है निर्धारण से संबंधित विलेख जो है समाविष्ट विषय वस्तु अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई भी कॉम्पिटेंट न्यायालय है द्वारा हिस्सा तय किया गया है तो तदनुसार दर्ज किया जाएगा। जो भी कॉम्पिटेंट न्यायालय है अगर पार्टीशन को क्या है तय कर दिया है तो पार्टीशन के उस न्यायालय के आदेशानुसार जो है क्या किया गया उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। हिस्से के प्रारंभिक निर्धारण के बाद प्रत्येक साख खातेदारों को आरसी पत्र 8 में क्या है, जब इसमें जो है आप एक जान लीजिए जो पार्टीशन होती है और पार्टीशन की जो डिक्री आती है, एक प्रारंभिक डिक्री होती है और एक फाइनली डिक्री होती है। तो ये जो डिक्री होगी ये प्रारंभिक डिक्री होगी, ये फाइनल डिक्री नहीं होगी।
तो प्रारंभिक डिक्री में बंटवारा हो जाएगा। अब आरसी पत्र 8 में जो है नोटिस के बारे में बताया गया है। तो आरसी पत्र 8 में क्या कहता है कि नोटिस जारी की जाएगी जिसमें प्रत्येक खातेदार जो है, प्रत्येक जो खातेदार हैं क्या है, प्रत्येक खातेदार को अलग अलग हिस्सा जो है इंगित होगा और नोटिस के तामील के दिनांक से 15 दिन के बाद अवधि के अंदर आपत्ति क्या कर आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, अब कितने दिन में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी ये बहुत मायने रखता है कि अगर आप उनको नोटिस मिल गई है और नोटिस आरसी पत्र 8 का अगर नोटिस मिल गई खातेदारों को तो उसको आपत्ति दर्ज करने के लिए कितना दिन का समय होगा, तो नोटिस की तामीला के प्राप्त होने पाए। ये नहीं नोटिस की जो तामीला होती है, अब उसको नोटिस ऐरू गैरू को तो मिलेगी नहीं, उस व्यक्ति को नोटिस मिलेगी जो नोटिस के प्रावधान में बताए गए हैं कि अगर उस परिवार के जो है एडल्ट मेंबर हो या उसके जो है कोई भी वयस्क मेंबर हो, नौकर को नहीं नोटिस सब मानी जाएगी कि अगर हमने नौकर को दिया है तो उसको नहीं माना जाएगा। परिवार के ही लोगों से जुड़ा हुआ हो, वो भी मेजर हो, उनसे दिया गया जो है सब नोटिस पूर्ण होगी। और अगर उस नोटिस की तामीला तभी मानी जाएगी जब तामीला हो गई हो, तो तामीला के 15 दिन के अंदर जो है क्या है ऑब्जेक्शन फाइल किए जाएंगे, ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि छठवां पॉइंट कहता है कि उपरोक्त 15 दिनों के अवधि के समाप्ति के बाद राजस्व निरीक्षक जो कानूनगो होते हैं, जिसे कहा जाता है राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से क्या करें, ग्राम जो समिति है, ग्राम समिति कौन सा है, उसमें प्रधान होंगे, लेखपाल होंगे और ग्राम सदस्य जो भी बनाते हैं वो सब मिलकर एक समिति बनती है जिसे कहता है भूमि प्रबंध समिति। और एक ग्राम समिति के पक्ष में जो बीच जो है क्या करेगा, सुलह के आधार पर आपत्तियाँ यदि कोई हो तो तय करेगा। ठीक है, छठवें पॉइंट। सातवें पॉइंट ये कहता है कि जो है वो सभी आक्षेप जो है क्या कहता है, वो सभी आक्षेप जिन्हें सुलह के आधार पर तय नहीं किया गया है, सुलह नहीं हो पाया है, तब ये जो है उप जिलाधिकारी को क्या करेगा, अग्रसरित किया जाएगा, यानी आगे भेज दीजिएगा, उप जिलाधिकारी को आगे कर भेज दी जाएगी और वो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उसका भी निश्चय किया जाएगा। अब वो मामला सारा जो है उप जिलाधिकारी सुनेगा और सुनने के बाद में जो है न्याय विनिश्चय करेगा, डिटरमाइन करेगा और डिटरमाइन करने के बाद ही वो जो है निर्णय देगा। ठीक है, कौन देगा, जो उप जिलाधिकारी देगा। 8वां पॉइंट कहता है राजस्व निरीक्षक यानी जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को क्रियान्वित किया जाएगा। अगर उन्होंने जो है उप जिलाधिकारी जो है एसडीएम अगर कोई आदेश पारित कर दिया है तो उस आदेश का पारित करने के क्रियान्वित, उस आदेश का निष्पादन करने का काम, एग्जीक्यूशन करने का काम जो है वो कानूनगो का होगा और प्रत्येक खातेदारों के हिस्से का तदसो खतौनी में क्या है वो कानूनगो जो है दर्ज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की। इस नियम के अंतर्गत पारित आदेश के क्षुब्ध होकर कोई पक्षकार जो है अगर इस नियम में को उसको साथ ही ऐसा लगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया है तो वो कंप्यूटेंट न्यायालय यानी उससे ऊपरी न्यायालय में जो है सक्षम न्यायालय में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद दाखिल कर सकेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो है उसकी इच्छा है कि हमको सही प्राप्त नहीं हो पाया है तो क्या करेगा, वाद दाखिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपके जो है 32 के बारे में बात किए हैं। अब उसके बाद में हम 33 के बारे में उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण के बारे में हम कल आपसे मिलेंगे और हमारे साथ बने रहें। आपको एक बेहतरीन लोकल लॉ के तहत आपको जो है रेवेन्यू एक्ट जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित हम पूरी की पूरी बातें आपको, चाहे वो नियम हो, चाहे वो प्रार्थना पत्र कैसे लिखी जाएगी, चाहे वो टाइम प्रिस्क्राइब कैसे दिए गए हैं और वो कहाँ इंटरनेट में वो चीज़ें मिलेगी, तो सारी चीज़ें हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।